पर गैरसैन नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैन की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। मुरादाबाद में नशेड़ी पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। समाचार प्लस की खबर का असर। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा, दोषियों को फौरन करो बर्खास्त। यूपी में अखिलेश सरकार ने फिर बांटी लाल बत्तियां। 4 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार से समर्थन वापसी के मुद्दे पर अखिलेश यादव का नपा-तुला बयान। कहा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा समर्थन वापसी का फैसला। नेताजी और पार्टी पदाधिकारियों पर डाली जिम्मेदारी। बहराइच के कई गांवों में दबंगों का आतंक। नगरौर में पीट कर युवक की हत्या और मनवरिया में 40 साल के युवक को जिंदा जलाया गया। इलाहाबाद के इंडियन प्रेस चौराहे पर 2 छात्र गुटों में भिड़ंत। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़ और भारी हंगामा। अलीगढ़ के किढारा गांव में ग्राम प्रधान पति और गंभीर आरोप। प्राथमिक विद्यालय में रसोइया की बेटी से कई दिनों तक किया दुराचार। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी। मथुरा की जनकपुरी कॉलोनी में पिता ने बेटी को गोली मारी। लड़की के बार बार मायके भाग आने से परेशान था पिता। सिद्धार्थनगर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। प्रेमिका समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रेमी को जान से मारने का आरोप। ग्रेटर नोएडा के बिरोंदी गांव में 60 रुपए के लिए 2 पक्षों में चले लाठी डंडे और हुई फायरिंग। मारपीट के दौरान घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजीपुर के सोहावल थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। करीब आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर। पीएम मनमोहन सिंह ने बयान क्या दिया, सियासत में बवाल मच गया। तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं ने सियासत के गलियारे को गर्म रखा, लेकिन सपा सुप्रीमो दिल्ली के मौसम की तरह मेहरबान दिखे। सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कह दिया कि सरकार सुरक्षित रहेगी। मुलायम सिंह ने कहा कि सरकार को समर्थन का भरोसा नहीं। पीएम ने कहा कि उनका सपा पर भरोसा नहीं, लेकिन सरकार चलती रहेगी। सपा ने पलटवार किया कि 2013 में ही ना हो जाए कहीं आम चुनाव। कांग्रेस से जवाब आया कि सपा बात करने का लहजा सुधार ले, और फिर एनडीए में 2 फाड़ हो गए। बीजेपी ने कहा कि सरकार का वक्त पूरा हो गया, तो जेडीयू ने कहा कि सरकार अपना वक्त पूरा करेगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की कांग्रेस से नाराजगी तो पुरानी है, लेकिन हाल ही के उनके बयानों से कांग्रेस, यूपीए और समाजवादी पार्टी के बीच शीत युद्ध अब आमने सामने के हमले में बदल गया। 2014 के आम चुनावों का ड्रेस रिहर्सल शुरू हो चुका है। मुलायम सिंह ने जब कांग्रेस को धोखेबाज कहा और सपा की ओर से समर्थन वापसी के बयानों का सिलसिला चालू हुआ, तो पीएम ने भी कह दिया कि सपा समर्थन भले ही वापस ले, सरकार चलती रहेगी। जाहिर है कि ये 2014 के संग्राम की रणभेरी है जो 2013 में बज उठी है। शायद सभी पार्टियों को अंदाजा है कि इस बार एक पार्टी को 2014 के चुनाव में बहुमत मिलने से रहा, और इसलिए सभी पार्टियां राजनीतिक समीकरण बनाने और दूसरे के बिगाड़ने में लग गई हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से किए जा रहे परस्पर विरोधी दावों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इस मामले की जांच का आदेश दिया है। जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई है, और एनआईए इस बात की जांच करेगी कि आखिर लियाकत की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हुई थी। लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी पर मच रहे बवाल को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को अरेस्ट कर हमले की साजिश नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो पाकिस्तान स्थित कश्मीर से समर्पण करने श्रीनगर आ रहा था। उसे 20 मार्च को गोरखपुर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रेन से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस संबंध में वही बयान दे चुके हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों के नेता दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर यह कहते हुए सवाल भी उठा चुके हैं कि आखिर कोई आतंकवादी यदि किसी वारदात को अंजाम देने जाएगा तो क्या वह अपने परिवार के साथ जाएगा। इसी सब आरोपों के बीच गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। रुद्रप्रयाग जिले में जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी तरह के निर्माण कार्यों में मात्र औपचारिकताएं ही निभाई जा रही हैं। साफ शब्दों में कहें तो विकास के लिए मिल रही 30% धनराशि को भी खर्च नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग चोपड़ा मोटर मार्ग की, जिसका डामर बिछाते ही सड़क से उखड़ने लगा है। पिछले वर्ष पीएमजीएसवाई के तहत रुद्रप्रयाग चोपड़ा मोटर मार्ग पर खुरक से सड़कों तक लगभग 7.5 किलोमीटर डामर बिछाया गया। डामर की गुणवत्ता इतनी घटिया थी कि डामर बिछाते ही उखड़ने लगा। लगभग 65 लाख की लागत से डामर बिछाने का कार्य किया गया। इतनी भारी भरकम धनराशि के खर्च होने के बावजूद सड़क का डामर जवाब देने लगा। मीडिया में पूर्व में यह मामला प्रमुखता से उछलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच बिठाई। जांच में घटिया कार्य होने की पुष्टि होने के बाद ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई गई। एक बार फिर ठेकेदार गड्ढों को भरने के लिए डामर बिछा रहा है। पेनल्टी के बावजूद ठेकेदार ने कोई सुधार नहीं किया है। गड्ढों को भरने के लिए बिछाया गया डामर भी उखड़ने लगा है। डामर की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने से कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बैंकों की 300 नई शाखाएं खोली गईं। वित्त मंत्री ने इसे टेस्ट मैच में 13 शतक लगाना बताया तो मुख्यमंत्री ने इसे विकास की गाड़ी में धक्का लगने जैसा बताया। खास अंदाज में हुआ यूपी में 300 बैंकों का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में एक साल में 3000 बैंक शाखाएं खोली जाएंगी। बैंकों की शुरुआत कर रहे वित्त मंत्री ने इस मौके को एक रिकॉर्ड बताया। कहा यह टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने जैसा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। कहा बैंक खुलेंगे तो योजनाएं बेहतर ढंग से चलेंगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार से उन्हें मदद मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री सियासी अंदाज में थे तो वित्त मंत्री ने भी अपना गियर चेंज कर लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट्स गिना दिए। कहा यूपी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकायदा सीएम की तारीफ की और सपा मुखिया मुलायम सिंह को नेताजी कहकर आत्मीयता दिखाई। ये भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार यूपी के हर प्रोजेक्ट में उसके साथ है और हर संभव मदद देगी। इस मौके पर वित्त मंत्री ने अपने बैंक अधिकारियों से अपना व्यवहार बदलने की ताकीद की। कहा लोन किसी को खैरात नहीं, ये उसका हक है, उसी तरह जैसे मौलिक अधिकार। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि अगले साल तक यूपी के हर बैंक में एक एटीएम जरूर होगा। उत्तर प्रदेश में खुल रहे ये बैंक 80% गाँवों में खुलेंगे। लक्ष्य है साल में 3000 बैंकों की शाखाएं खोलने का। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आगाज तो हो गया है, इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाना। वैसे भी इस कार्यक्रम में जिन जगहों का चुनाव किया गया है उनमें सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाली बैंकों की बरसात ने आवास प्राधिकरण की नींद उड़ा रखी है। इन बैंकों के लिए स्थान कहां से आएगी, इसकी चिंता में आवास प्राधिकरण के अधिकारी चिंतित हैं। अकेले लखनऊ में ही 300 बैंकों को अवैध घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में शुरू बैंकों की बरसात भारी आफत लाने वाली है, क्योंकि विकास प्राधिकरण की नियमावली में इस बैंकों के परिसर के लिए कोई भी स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है और आवासीय परिसर में चल रहे बैंक प्राधिकरण पहले से ही कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को शुरू बैंकों के उद्घाटन के सिलसिले में 3000 बैंकों में से 600 बैंक शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में तो पंचायत भवन देकर ये काम आसान कर दिया है, लेकिन अभी शहरी क्षेत्रों में खुलने वाले बैंक के लिए स्थान के लिए प्राधिकरण को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। पिछले सरकार में बैंक जिस तरह से प्राधिकरण के लिए मुसीबत बने हैं, अगर इन बैंकों के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई तो निश्चित ही प्राधिकरण के अधिकारी काम कम और मुकदमा ज्यादा लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ समाचार प्लस की मुहिम को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। गुरुवार को समाचार प्लस द्वारा उत्तराखंड के सबसे बड़े जमीन घोटाले की परत दर परत खोली गई तो कई अधिकारियों और नेताओं के चेहरे से नकाब साफ हो गया। वहीं समाचार प्लस द्वारा इस मामले का खुलासा किए जाने के बाद अब राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी जहां समाचार प्लस द्वारा इस मामले को उठाए जाने का धन्यवाद दिया, वहीं इस मामले की जांच कराने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि समाचार प्लस ने जिस तरीके से एक साल में भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं वह सराहनीय है। वहीं केसर शुगर मिल फैक्ट्री भूमि घोटाले के मामले में भ्रष्ट अधिकारियों की कड़ाई खुलने के बाद नेताओं ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। बहरहाल गुरुवार को समाचार प्लस द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद जहां दोषियों में हड़कंप है, वहीं नौकरशाही में भी इसी खबर की चर्चा रही। अब देखना ये होगा कि सरकार कितनी जल्दी दोषियों पर कार्रवाई करती है। हेलमेट न पहनने के कारण मऊ में एक सिपाही की वाहन दुर्घटना में मौत के बाद जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्कुलेशन जारी कर सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता कर दी है, वहीं राजधानी में पुलिस वाले इस नियम का मखौल उड़ाते नजर आए। अपने ही विभाग के एक पुलिसकर्मी के बिना हेलमेट पहने चलने के कारण मौत होने के बाद सचेती उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा ड्यूटी में भी पुलिसकर्मियों के हेलमेट पहनने की घोषणा के बावजूद ज्यादातर पुलिसकर्मी इस नियम को तोड़ते ही नजर आए। हद तो तब और हो गई जब हमने इन पुलिसकर्मियों से नियम की जानकारी होने की बात पूछी तो इन पुलिसकर्मियों ने स्वीकार किया कि उन्हें यह नियम मालूम है, पर जब पूछा गया कि वे हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं तो उनका जवाब टाल मटोल वाला रहा। आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजकुमार विश्वकर्मा ने इसे कड़ाई से लागू करने की बात कही थी और कहा था कि अगर पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के चलते पाए गए तो उनका भी चालान किया जाएगा, पर जो ये ठहरे वर्दीधारी कहा इनका चालान होना था। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस नियम पर जहां पुलिस अधिकारी तो काफी संवेदनशील दिख रहे हैं, पर देखने वाली बात यह होगी कि ये पुलिसकर्मी भी कब इस नियम पर संवेदनशील होते हैं। प्रदेश भर में आज देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लिए लाखों आवेदन किए गए, जिसमें राज्य सरकार के खाते में कई सौ करोड़ का इजाफा भी हुआ। लेकिन इसके साथ ही इस बार प्रदेश की हजारों महिलाओं ने भी शराब की दुकानों के लिए आवेदन किया। प्रदेश में कई जगहों पर महिलाओं ने शराब की दुकानों का विरोध किया था, लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश की महिलाएं शराब की नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश भर में आज शराब की दुकानों के लिए किए गए आवेदनों के बाद अब आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देहरादून की 35 देशी व 35 विदेशी शराब की दुकानों के लिए 29,267 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें विदेशी शराब की दुकानों के लिए 4,737 और 1,955 देशी शराब की दुकानों के लिए महिलाओं ने आवेदन किए हैं। शराब की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया से 48 करोड़ की सरकार को राजस्व प्राप्ति हुई है। पिछले वर्ष जिले में 14,300 लोगों ने ही शराब की दुकानों के आवेदन किए थे। आवंटन की पूरी प्रक्रिया जिला अधिकारी समेत भारी पुलिस बल की देखरेख में हुई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रदेश में अब शराब के धंधे में महिलाएं भी अपना हाथ आजमाने से पीछे नहीं रह रही हैं, वो प्रदेश अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। मामला एसपी नेता की हत्या का था। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, भारी संख्या में पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंच गया। जैसे तैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस ने मीडिया के सामने वारदात के जल्द खुलासे का वादा भी किया। यूपी पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। एक सनसनीखेज वारदात ने उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया, जब सुल्तानपुर के सराय अचलपुर इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर एसपी नेता घनश्याम यादव की हत्या कर दी। मृतक एसपी नेता घनश्याम यादव सराय अचलपुर के ग्राम प्रधान थे। घनश्याम यादव की हत्या से आक्रोशित सपाइयों ने एसपी विधायक की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिला अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। एसपी कार्यकर्ताओं के तांडव से डरकर अस्पताल के डॉक्टर और कंपाउंडर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड छोड़कर भाग खड़े हुए। एक व्यक्ति के तरह में गया था प्रधानपति, तो इसको कुल्हाड़ी से मार के हत्या करने की बात ये लोग कह रहे हैं। तहरीर लेकर के और बाकी चीजों को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पुलिसकर्मी वहां पे है उनकी भी लापरवाही के ऊपर जांच करी जाएगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली इलाके में एक युवक की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। नेशनल हाईवे 2 पर ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जाम लगाया। दरअसल वाराणसी के सीर गोवर्धन गांव का रहने वाला राजेंद्र नाम का युवक औद्योगिक नगर इलाके से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए गांव वालों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और हाईवे को जाम कर दिया। बाद में पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। लखनऊ पुलिस के हाथ आज लगी है एक बड़ी कामयाबी। जी हां, पुलिस ने चिन्हट इलाके से अवैध असलहों के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 10 अवैध असलहे भी बरामद किए हैं। अवैध असलहों का गोरखधंधा
जी हां, राजधानी में जहां इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस कई दिनों से प्रयास कर रही है और कई बार छुटपुट लोग हाथ भी आए, लेकिन आज पुलिस को सही में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, मुंगेर जिले से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में असलहों की सप्लाई करने वाले एक कुख्यात तस्कर विजय मिश्रा को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है।